मिनिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन किया था, तो आप बताएंगे मैक्सिमम और मिनिमम में क्या डिफरेंस है? थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सर मैक्सिमम पहले में हम मैक्सिमम को सर जब हम ऑप्टिमैलिटी टेस्ट करते हैं सर, तो उसमें हम नेगेटिव वो देखेंगे, नेगेटिव कोएफिशिएंट्स देखेंगे सर। और जब हम ऑप्टिमैलिटी टेस्ट करते हैं सर मिनिमम में सर, तो हम फिर मिनिमाइजेशन। यस सर फिर पॉजिटिव हम देखते हैं सर कोएफिशिएंट्स। और अगर हम इस तरह से इसको करते ना, कवर करते कि आप मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव अगर फंक्शन है, तो आपकी ऑप्टिमैलिटी अचीव होगी अगर सारे कोएफिशिएंट्स पॉजिटिव हों। मींस यस अगर सर। नेगेटिव है तो ऑप्टिमल नहीं है। इस केस में आप क्या करोगे? इस केस में आप मोस्ट नेगेटिव एंटर करोगे। और मिनिमाइजेशन के केस में आपकी ऑप्टिमलिटी कंडीशन ये कहती है कि सारे वेरिएबल्स आपके नेगेटिव होने चाहिए, नेगेटिव कोएफिशिएंट्स होने चाहिए जेड रो में। यानी अगर सबके सब नेगेटिव है, इट मींस ऑप्टिमलिटी अचीव हो गई है। और अगर एक भी पॉजिटिव है, उसका मतलब है ऑप्टिमलिटी अचीव नहीं हुई। आपने एंटरिंग वेरिएबल लेके इसको फर्दर सॉल्व करना है। और कब तक सॉल्व करना है? जब तक के सारे कोएफिशिएंट्स आपके नेगेटिव ना हो जाए। तो मोस्ट पॉजिटिव आप एंटर करते थे, तो मोस्ट पॉजिटिव एंटरिंग करने के बाद आप देखते थे कि जब सारे कोएफिशिएंट्स नेगेटिव हो जाए, इट मींस आपका सोल्यूशन ऑप्टिमल हो गया। एक और मैंने क्वेश्चन किया था आप लोगों से, क्या मोस्ट पॉजिटिव की बजाय लीस्ट पॉजिटिव भी एंटरिंग कर सकते हैं? कोई स्टूडेंट इसको आंसर करेगा? यस सर, जीरो सर आ सकता है सर इसमें। जीरो की बात नहीं हो रही। अगर मोस्ट पॉजिटिव, अगर एक 4 है एक 8 है, तो क्या 4 को एंटरिंग वेरिएबल किया जा सकता है? दोनों पॉजिटिव है ना, तो क्या 4 को एंटरिंग किया जा सकता है? ये पूछा है मैंने। जी बताइएगा। सर मिनिमम में। वैसे रूल मिनिमम के केस, ठीक है, पॉजिटिव वाले को एंटरिंग बनाना है, वो तो मैंने बता दिया। रूल ये है, सिंपलेस्ट कहता है मोस्ट पॉजिटिव ने एंटरिंग होना है। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या लीस्ट पॉजिटिव एंटर कर सकते हैं या नहीं? अगर कर सकते हैं नो सर, तो फिर उससे क्या फर्क 8 पड़ेगा? होगा क्या सर, फिर 8 एंटर होगा, 4 तो नहीं ना होगा। नहीं कर नहीं नहीं, सकते आप हैं। फिर नहीं क्वेश्चन। मैंने कहा है लीस्ट पॉजिटिव को एंटरिंग बना सकती है या नहीं। सिंपलेक्स कहता है मोस्ट पॉजिटिव एंटरिंग होगा। सर मेरा कर क्वेश्चन बड़ा सकते हैं, सिंपल है। लेकिन जी जी बताएं। सर कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रॉफिट की बात करें तो मैक्सिमम से थोड़ा कम होगा। फुल मैक्स प्रॉफिट नहीं होगा जिस पॉइंट में हमें वो मिल रहा है, लेकिन उससे कम ज्यादा जरूर होगा अगर हम लिस्ट नहीं पॉजिटिव करेंगे। आपका गुड नेम क्या है? जवाद हुसैन सर। जवाब हुसैन। जवाब, आपने जो आंसर दिया है, जहां तक आपने कहा कर सकते हैं वो तो ठीक है, लेकिन दूसरा आंसर गलत किया कि प्रॉफिट कम मिलेगा। भी ये आपका ऑप्टिमैलिटी का क्वेश्चन है। और अगर लीस्ट पॉजिटिव को एंट्री करेंगे तो ऑप्टिमल आंसर जाएगा, कम प्रॉफिट नहीं मिलेगा। जितना ले सकते हैं उतना ही मिलेगा। यानी अगर मिनिमम का है तो मिनिमम कॉस्ट, लेकिन फर्क यह है कि नंबर ऑफ आइट्रेशंस बढ़ जाएंगी सॉल्व करने। पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं? यस सर क्लियर। ओके ओके ओके, आंसर ठीक है सर। आंसर मोस्ट पॉजिटिव के साथ भी आ सकते हैं, दूसरे को भी ले सकते हैं। दोनों सूरतों में आंसर 100% करेक्ट आएगा, यानी ऑप्टिमल आंसर, बेस्ट आंसर। लेकिन मोस्ट पॉजिटिव से वो मिनिमम अटेम्प्ट्स में आंसर आ जाएगा। यानी जो अगर प्रोग्राम बनाए तो प्रोग्राम जरा फास्ट होगा, जल्दी आंसर देगा, यानी 3 आइटरेशंस में वो सॉल्व हो जाएगा। और अगर आपने दूसरा लीस्ट पॉजिटिव को एंट्री किया, मतलब कहने का पॉजिटिव को ही एंट्री बनाना है, लेकिन सबसे बेस्ट वे ये है कि मोस्ट पॉजिटिव को एंट्री करें, जल्दी आंसर आ जाएगा। आइट्रेशंस मिनिमम होंगी, आपको ऑप्टिमल आंसर जल्दी मिल जाएगा। और अगर आपने दूसरे पॉजिटिव को एंट्री कर लिया तो सिर्फ इतना होगा कि आंसर तो 100% करेक्ट आएगा, लेकिन नंबर ऑफ आइट्रेशन बढ़ जाएंगी। सेम इसी तरह अगर आप मैक्सिमाइजेशन का है तो उसमें
आपकी ऑप्टिमैलिटी पॉजिटिव कोएफिशिएंट्स के साथ ऑप्टिमैलिटी होती है, नेगेटिव कोएफिशिएंट एंटर करना होता है। तो अगर आपके दो नेगेटिव कोएफिशिएंट्स हैं तो बेस्ट वे ये है कि मोस्ट नेगेटिव को आप एंटरिंग बनाओ। मोस्ट नेगेटिव को जब आप एंट्रिंग बनाओगे होगा क्या, ऑप्टिमल आंसर आएगा, लेकिन बेस्ट वे में जल्दी आ जाएगा, नंबर ऑफ आइटरेशंस मिनिमम होंगी। लेकिन अगर आपने लीस्ट नेगेटिव को एंट्रिंग कर लिया फिर भी आपका आंसर 100% ठीक आएगा, ऑप्टिमल होगा, लेकिन आपकी नंबर ऑफ आइटरेशंस इंक्रीज हो जाएंगी। तो आई थिंक आपको ये पता चल गया होगा, सिर्फ देखना है मैक्सिमाइजेशन में मोस्ट नेगेटिव एंट्रिंग होता है, मिनिमाइजेशन में मोस्ट पॉजिटिव एंट्रिंग होता है। जी आप बताइएगा, रिवाइज ठीक हो गया? यस सर। जी हम यस आप सर, कह तो सिर्फ सकते हो, नंबर ऑफ आइटरेशंस ही बढ़ती है ना बस। हाँ बस, लेकिन आप देखोगे सिंपलेक्स मेथड के रूल्स की वायलेशन जरूर हो जाएगी। सिंपलेक्स मेथड तो है ही एफिशिएंट मेथड है। अगर आप कहोगे जी आंसर तो मैं ले आया हूँ लीस्ट नेगेटिव से भी, लेकिन सिंपलेक्स की वायलेशन आप फिर भी कर चुके हैं, तो माइंड में रखिएगा सिंपलेक्स मेथड एफिशिएंट वे है और आपने मिनिमाइजेशन के केस में मोस्ट पॉजिटिव एंटर करना है, मैक्सिमाइजेशन के केस में मोस्ट नेगेटिव एंटर करना है। आई थिंक अब आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, बताइएगा। यस सर, होगी। अच्छा, एक ये है कि आपका मिनिमम का केस भी हो चुका है, मैक्सिमाइजेशन का भी केस हो चुका है, और कंस्ट्रेंट्स की टाइप कौन सी है हमारे पास? सिर्फ एक टाइप डिस्कस की है और वो है लेस देन इक्वल टू। आपने देखा होगा अभी तक मैंने कोई प्रॉब्लम आपका अलजेब्राइक वे में सॉल्व नहीं किया जिसमें कंस्ट्रेंट आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू है, सिर्फ और सिर्फ लेस देन इक्वल टू पे हमने ये अप्लाई किया है। बताइएगा ऐसा ही है? यस सर, ऐसे ही। तो इसका मतलब है एक चीज और सीखने वाली रहती है कि अगर कोई कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन इक्वल टू हो तो फिर सिचुएशन क्या हो जाएगी, फिर सिचुएशन टोटली चेंज होगी। आप समझ लें, अगर आपके पास मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोई प्रॉब्लम है या मिनिमम ऑब्जेक्टिव है, लेकिन कंस्ट्रेंट्स अगर लेस देन इक्वल टू है तो वो वाला मेथड है जो अभी तक मैं आपको करवा चुका हूँ, और आपका क्विज भी मैंने इसी के ऊपर, ये जो आज का लेक्चर है ये क्विज में शामिल नहीं है। क्विज आपका उतना ही है, अलजेब्राइक मेथड है, सिंपलेक्स मेथड अप्लाई करेंगे, मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन हो सकता है, मिनिमम का ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन कंस्ट्रेंट्स की टाइप सिर्फ मैं दूंगा लेस देन इक्वल टू, क्योंकि यही अभी तक करवाया। आज का लेक्चर हमारा किस पे होगा, गेस करें। सर वो स्पेशल केस है सर, वो भी हमने सर नहीं किया, आपने कहा कि वो भी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। हाँ, स्पेशल केस तो हमारा एंड में था, उसकी बारी अभी लेट आएगी। अभी हमने नॉर्मल केसेस में भी कुछ चीजें करने वाली हैं। अभी एक्सपर्ट ने कहा ग्रेटर देन इक्वल टू केस अभी रहता है, तो यस। अब आप मैं ये कह लें कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपके सामने मॉडल है, उसमें 4 कंस्ट्रेंट्स हैं, 3 लेस देन इक्वल टू हैं, 1 ग्रेटर देन है, अगर एक भी ग्रेटर देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट हुई तो समझ लें सिंपलेक्स मेथड हमें उसके रूल्स को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। आपको जो आज हम काम करेंगे इस पे जाना पड़ेगा। ये आज हम करने लगे हैं, जैसे स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है, एम टेक्निक, ये सबको नजर आ रहा है? यस सर। यस सर। तो आज हम एम टेक्निक करने लगे हैं, और उससे पहले थोड़ा सा मैंने और फर्क बताना है आपको कि आपके माइंड में इतनी चीजें आ चुकी होंगी, अलजेब्राइक वे, ग्राफिकल मेथड, और अभी सिंपलेक्स मेथड, और फिर आज एक नया है एम टेक्निक मेथड। तो आप देखें कितनी वेरिएशंस हैं। थोड़ा सा फर्क इसका क्लियर करूंगा, फिर हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मुझे बताएं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कितने वेज हैं? एलपी मॉडल अगर आपके पास है तो कितनी टेक्निक्स आपने सीखी हैं इसको सॉल्व करने के लिए, बताइएगा प्लीज। सर अभी तो तक सर तो ग्राफिक है और एक अलजेब्रिक। उनके नेम्स बताएं जो 2 टेक्निक आपने सीखी। सर एक ग्राफिक है और सर एक अलजेब्राइक है। फिर अलजेब्राइक में सर हम सिंपलेक्स हमने सीखा है सर, सिंपलेक्स मेथड। नहीं अभी, हाँ बिल्कुल आपने गेस तो ठीक किया, लेकिन आप इसको ऐसे लें, आपने सिर्फ 2 टेक्निक सीखी हैं। एलपी मॉडल को सॉल्व करने के 2 ही मेथड्स हैं। ये मेथड का वर्ड इतनी दफा आएगा, टेक्निक का वर्ड इधर, बाज दफा ये सिनोनिम्स होते हैं तो बड़ा परेशानी होती है, तो इसलिए मैंने कहा मैं आपको ना
आज ये मसला आपका हल कर देता हूँ। तो अगर आप एलपी मॉडल को सॉल्व करने के मेथड्स देखें या टेक्निक्स देखें तो वो दो ही हैं। एक ग्राफिकल मेथड जो कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स अगर 2 है उस पर वर्क करता है, और एक अलजेब्राइक जो मोर देन 2 वेरिएबल वे है। इन दोनों वेस के अलावा कोई और वे नहीं है। ग्राफिकल है, अलजेब्राइक। अब आगे आता है सिंपलेक्स मेथड। ये कहाँ स्टैंड कर रहा है, कोई बताएगा अभी? जी बताएगा। सिंपलेक्स मेथड कहाँ स्टैंड करता है? सर इसको इसको हम टेक्निक्स कह सकते हैं सर, सिंपलेक्स मेथड क्या कह सकते टेक्निक सर, क्या? मतलब नहीं, वो वर्ड सबके लिए आप सही। अगर आप टेक्निक कहेंगे, सिंपलेक्स मेथड कहेंगे, सिंपलेक्स एल्गोरिथम कहेंगे, बात ठीक है, लेकिन आपके माइंड में ये कंफ्यूजन दूर होनी चाहिए कि दो ही मेथड हैं सॉल्व करने के लिए, दो ही टेक्निक्स हैं, ग्राफिकल, अलजेब्राइक। सिंपलेक्स मेथड क्या है? क्या ये थर्ड टेक्निक है या उन्हीं दो टेक्निक के ऊपर ही लगेगी? नो सर, वो मेरे ख्याल से सॉल्व करने के तरीके में शामिल होगा ये। क्या यस, टाइप्स? ये असल में, यस, अगर ये असल में एक सिंपलेक्स मेथड है, यानी सिंपलेक्स एल्गोरिथम। यानी आपने प्रॉब्लम को ग्राफिकल वे से करना है या अलजेब्राइक वे से करना है, वो तो वे है, लेकिन एल्गोरिथम जो यूज करना है वो है सिंपलेक्स एल्गोरिथम। तो इसका मतलब है सिंपलेक्स एल्गोरिथम ग्राफिकल वे में भी यूज हो सकता है। ये एल्गोरिथम वहां कैसे होगा? आपको मैंने सिखाया था, कॉर्नर पॉइंट्स में से एक ऑप्टिमल होगा। अगर आप सिंपलेक्स के अलावा करें तो आपको याद होगा रेडीमिक्स में 6 कॉर्नर पॉइंट्स थे। तो सबके सब कॉर्नर पॉइंट्स को आपने एक्सप्लोर करके उसमें से एक पॉइंट ढूंढा था। ये एफिशिएंट वे नहीं था। क्यों? आगे जाके कॉर्नर पॉइंट्स हंड्रेड्स में से भी हो सकते हैं, आपको तो 100 पॉइंट्स देखने पड़ेंगे। सिंपलेक्स मेथड क्या करता है? सिंपलेक्स मेथड शॉर्टेस्ट वे में उस कॉर्नर पॉइंट तक पहुंचा देता है आपको मिनिमम अटेम्प्ट्स में। तो आपने देखा होगा वो जो मैंने एग्जांपल आपको करवाई थी, तो दो अटेम्प्ट्स में आपको वो आंसर मिल गया था। एक राइट हैंड साइड से अगर आप कॉर्नर पॉइंट की तरफ अगर आप मूव करते हैं तो आपको बड़ी आसानी से वो पॉइंट मिल जाएगा। बात 1 मिनट होल्ड कीजिए। मैं कल भी गुजरा था, मैंने कहा याद करवा दूं। हाँ, ठीक है, अच्छा ठीक। अब ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट है। आपने क्या करना है बच्चे? प्रोजेक्ट सबमिट करवाना है। हाँ जी, ये सबमिट करवाना है प्रोजेक्ट। हाँ ये ठीक है अभी, चलो ठीक है। पता नहीं क्या मसला। अच्छा जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? प्लीज। यस सर, यस सर आ रही है। अच्छा, अब वो ये था कि आप अगर ग्राफिकल मेथड में सारे कॉर्नर पॉइंट्स को एक्सप्लोर करने की बजाय सिंपलेक्स टेक्निक को यूज करें। सिंपलेक्स टेक्निक मैंने उधर आपको ग्राफिकल मेथड पे लगा के नहीं दिखाया था वो, लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया था कि राइट साइड से मूव करें तो 2 अटेम्प्ट्स में कॉर्नर पॉइंट आएगा, बाकी पॉइंट्स को एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं। और अगर आप उसमें बाद में कहीं किसी ना किसी लेवल पे मैं आपको बता भी दूंगा कि ग्राफिकल पे कैसे सिंपलेक्स लगाते हैं। तो मैंने सिर्फ आपको सिंपलेक्स मेथड अलजेब्राइक मेथड पे लगाना सिखाया, और उसमें क्या होता है मोस्ट पॉजिटिव या मोस्ट सैंपलिंग के जरिए आप मिनिमम अटेम्प्ट्स में आप मिनिमम नंबर ऑफ आइटरेशन में आप प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हो। अब आपको समझ आ गई कि ग्राफिकल मेथड कहाँ स्टैंड कर रहा है? अब क्लियर हो गया पॉइंट? यस सर। बताइएगा। यस सर। तो अगला क्वेश्चन ये है कि एक और कंफ्यूजन आ गई। आज का लेक्चर है एम टेक। तो आज एक और मेथड हम करने लगे, उसको कहते हैं एम टेक्निक। तो आप देखें एक और कंफ्यूजन पैदा होने लगे कि ये क्या चीज है। तो अब माइंड में रखें, दो ही वेज हैं सॉल्व करने के, ग्राफिकल, अलजेब्राइक। एल्गोरिथम है सिंपलेक्स मेथड, और सिंपलेक्स मेथड भी ये है कि सिंपलेक्स मेथड के 2 वर्जन है। एक तो आपकी कंस्ट्रेंट्स लेस देन इक्वल टू है अगर जस्ट, तो सिंपलेक्स मेथड जो मैंने आपको करवाया था सिंपलेक्स मेथड वो लगेगा। आज है ग्रेटर देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट के साथ, उसमें होगा ये कि आपका एम टेक्निक मेथड से होगा। तो एम टेक्निक असल में सिंपलेक्स मेथड का वेरिएंट है। वेरिएंट मींस कि आप कह सकते हो कि अगर लेस देन इक्वल टू है
तो सिंपलेक्स मेथड का सिंपलेस्ट वर्जन, और अगर ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट है तो सिंपलेक्स मेथड का एक कॉम्प्लेक्स वर्जन है जिसको एम टेक्निक कहते हैं। तो एम टेक्निक असल में सिंपलेक्स मेथड ही है, तो सिंपलेक्स मेथड ही है, लेकिन सिर्फ ये एम टेक्निक इसको इसलिए कहा गया कि ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट को सिंपलेक्स मेथड से जब सॉल्व करते हैं तो उसमें कुछ इश्यूज आते हैं, वो कुछ प्रॉपर्टीज सिंपलेक्स मेथड की फुलफिल नहीं होती, उनको फुलफिल करने के लिए हम कुछ वर्किंग करेंगे, और फिर जब ये सिंपलेक्स मेथड की सारी प्रॉपर्टीज मेंटेन हो जाएंगी फिर हम सिंपलेक्स मेथड लगा लेंगे। तो आप ये कह सकते हो जैसे एक एल्गोरिथम स्टार्ट करना है तो उसका कुछ इनिशियलाइजेशन प्रोसेस है या प्री प्रोसेसिंग कुछ है वो करने लगे हैं, वो प्री प्रोसेसिंग एम टेक्निक रूल्स की है। जैसी वो प्री प्रोसेसिंग या इनिशियलाइजेशन हम कर लेंगे तो वो सिंपलेक्स मेथड के लिए प्रॉब्लम रेडी हो जाएगा, हम सिंपलेक्स मेथड लगा सकते हैं। तो आप ग्रेटर देन इक्वल टू में इश्यू क्या आएगा वो मैं आपको बताने लगा हूं। जी क्लियर हो गया एम टेक्निक का भी? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, अब आप देखें ये आपके सामने मॉडल है। इस मॉडल में एक कितनी कंस्ट्रेंट्स ग्रेटर देन है इक्वल टू में? सर जी सर दो। दो हैं। तो फर्स्ट अच्छा तो और अच्छा सेकंड कंस्ट्रेंट है लेस देन इक्वल टू, तो इट मींस अगर एक भी ग्रेटर देन होगी तो उसको एम टेक्निक से किया जाएगा। और एम टेक्निक में आप देख रहे होंगे कि एक मिनट में थोड़ा सा माउस एक्टिव कर लूं ताकि माउस के मैं मोबाइल से क्लास ले रहा हूँ जाए। तो ये देखें एम टेक्निक के साथ एक और वर्ड यूज हो रहा है, ये है आर्टिफिशियल वेरिएबल्स केस। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, सबसे पहला स्टेप स्टैंडर्ड फॉर्म का होता है, तो पहले हम उसको फॉलो करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करेंगे, इसको कैसे इक्वल बनाएंगे ग्रेटर देन इक्वल टू, बताइएगा। एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेंगे सर। माइनस में क्या लेंगे। वेरिएबल? यस, आप एक -s1 करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमने जब देखा था कि इसको बैलेंस करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड अगर ग्रेटर है तो इसमें कुछ माइनस करेंगे, अगर लेस देन हो तो उसमें ऐड करते हैं। इसमें हम -s1 करके इक्वल कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे? सर प्लस करेंगे। प्लस कर देंगे S1। हाँ प्लस नहीं, S1 नहीं, नया वेरिएबल लेंगे, S2 सर। S2 लेंगे। S2 ले लेंगे। जो S1 S2 होते हैं ना, वो भी इस तरह से फुलफिल होते हैं कि फर्स्ट कंस्ट्रेंट जो है फर्स्ट मीन, वो S1 मीन रिलेटेड टू फर्स्ट कंस्ट्रेंट, S2 मीन जो 2 है वो रिलेटेड टू सेकंड कंस्ट्रेंट बात कर रहा होता है, और थर्ड आपका S3 होगा। तो ये आ जाएगा प्लस S2, और थर्ड में क्या होगा? माइनस -S3। -S3 सर। -S3। तो ये देखिए, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म, ये आपका मॉडल है, ये दो कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन है, एक लेस देन है। तो ये देखें स्टैंडर्ड फॉर्म क्लियर है, -S1 इक्वल हो चुकी है, +S2 इक्वल हो चुकी है, -S3 इक्वल हो चुकी है। स्टैंडर्ड फॉर्म मीट कर ली, बताइएगा। यस sir. सर। अच्छा, अब आप देखें कि एक इश्यू आएगा आपका सिंपलेक्स मेथड। सिंपलेक्स मेथड क्या एक्सपेक्ट कर रहा होता है, ये जरा गौर से देखिए। स्टार्टिंग बेसिक बेसिक फिजिबल फिजिबल सॉल्यूशन। तो देखते हैं कि ये अगर तो ये आएगा तो फिर ही हम सिंपलेक्स मेथड लगाएंगे, अगर नहीं आएगा तो हम एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, उसी को एम टेक्निक कहा गया। तो देखते हैं क्या करेंगे, किन वेरिएबल्स को जीरो एज्यूम करेंगे? x1 x2। हाँ, डिसीजन वेरिएबल्स x1 x2। डिसीजन ये देखें, हाँ ये मैंने x1 x2 को जीरो कर दिया, नॉन बेसिक सिस्टम में पुट किया, जी क्या आएगा? जी क्या आएगा? 0 सर। 0 आएगा। 0। इधर क्या आंसर आएगा? x1 x2 को जीरो पुट करें, s1 is equal to S1 minus 10 S1 इक्वल S1 टू इक्वल 0। -10 नहीं, -10 -10। -10। यस सर। ये माइनस चल जाएगा। इधर क्या आएगा? S2 6 सर। S2 6। इधर क्या S3 आएगा? -6 S3 -6। अब ये बताएं, ये स्टार्टिंग सोल्यूशन तो है, बेसिक भी है, फिजिबल है? नो सर। नो No, sir. सर, इसमें रीजन का नहीं पता चलेगा। नहीं नहीं, वो नहीं है। अभी मैं आपको फर्क बताता हूँ। स्टार्टिंग तो इसलिए ये पहला सोल्यूशन है, बेसिक इसलिए कि नॉन जीरो वैल्यूज हैं, फिजिबल होता है पॉजिटिव वैल्यूज के साथ।
तो इसमें नेगेटिव वैल्यू। तो ये आपका स्टार्टिंग बेसिक है बट इनफिजिबल सॉल्यूशन। क्लियर हो गया पॉइंट? यस सर। अब हमें इश्यू है इस कंस्ट्रेंट में नेगेटिव इसमें आ रहा है, दूसरा इस कंस्ट्रेंट में इश्यू है इसमें नेगेटिव आ रहा है। इट मींस ये दोनों में एडजस्टमेंट करनी है कुछ, ये मिडल वाली वैसी रहने देनी है। तो कैसे एडजस्टमेंट करते हैं जरा देखते हैं। टू मेक इट फिजिबल, यानी ये जो इनफिजिबल है इसको फिजिबल बनाने, वो इंट्रोड्यूस आर्टिफिशियल वेरिएबल्स। हमने अपनी तरफ से आर्टिफिशियल, इसलिए इसको कहा गया आर्टिफिशियल वेरिएबल केस। और एंड टेक्निक टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज कॉल्ड एम टेक्निक। यानी आप कह सकते हैं जिसमें भी ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट होगी तो डेफिनेटली आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज होंगे, डेफिनेटली उस टेक्निक को हम एम टेक्निक कहेंगे। तो आप कह सकते हैं अगर कहीं भी ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट है तो समझ लें ये एम मेथड से ही सॉल्व होगा, आर्टिफिशियल वेरिएबल्स के बगैर ये सॉल्व नहीं हो सकता। पॉइंट क्लियर है? बताइएगा। यस सर। एक मिनट। अच्छा, अब इसको देखते हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल कैसे ऐड करते हैं। इंट्रोड्यूसिंग आर्टिफिशियल, ऐड आर्टिफिशियल वेरिएबल्स इन दोस इक्वेशंस हैविंग सरप्लस वेरिएबल्स। सरप्लस वेरिएबल मैंने इनको कहा है जो नेगेटिव के साथ है। असल में मैं ये भी कंफ्यूजन दूर कर दूं, आपके जो स्लैक, सबको स्लैक वेरिएबल्स कहते हैं। कॉमन कैटेगरी होती है ये सारे वेरिएबल्स क्या है? स्लैक वेरिएबल्स। अच्छा, इन स्लैक वेरिएबल्स में दूसरा जो नेगेटिव है उनके लिए एक न्यू नेम भी आप यूज कर सकते हैं। जनरली तो आप उसको कहेंगे कि ये आपके स्लैक वेरिएबल है तीनों, लेकिन फर्दर आप कैटेगराइज करेंगे कि ये आपके बन जाएंगे सरप्लस। जो ये S1 है स्लैक वेरिएबल भी है, उनका जनरल नेम स्लैक वेरिएबल है, लेकिन ये सरप्लस वेरिएबल होगा, और जो प्लस है उसको सिर्फ स्लैक वेरिएबल ही कहेंगे। तो ये तीनों स्लैक वेरिएबल्स भी हैं, और तीनों के स्लैक वेरिएबल में आपका जो दो माइनस हो रहे हैं उनको हम कहेंगे दीज आर सरप्लस वेरिएबल्स। तो ये सरप्लस वेरिएबल्स, वालेकुम अस्सलाम, तो दीज आर सरप्लस वेरिएबल्स एंड ऑल दीज वेरिएबल्स आर कॉल्ड स्लैक वेरिएबल्स। जी क्लियर है पॉइंट? यस सर। अच्छा, यस सर। अब आपने आर्टिफिशियल वेरिएबल उनमें ऐड करना है जिसमें आपका प्रॉब्लम आ रहा है, और वो है फर्स्ट कंस्ट्रेंट और सेकंड थर्ड कंस्ट्रेंट। अब आप देखें, फर्स्ट कंस्ट्रेंट में मैंने लेफ्ट साइड पे एक वेरिएबल ऐड कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, इनको तो मैंने जीरो एज्यूम किया हुआ है क्योंकि इसमें प्रॉब्लम था, तो इस सरप्लस को भी मैं जीरो एज्यूम करूंगा। तो मुझे क्या निकलेगा? R1 इक्वल टू 10। तो इट मींस वो जो नेगेटिव था मैंने वेरिएबल नेम चेंज कर लिया, एक नया इंट्रोड्यूस करवा के, तो वो फिजिबिलिटी मेंटेन करने के लिए। दूसरा थर्ड कंस्ट्रेंट में प्रॉब्लम है, तो थर्ड सर ये कंस्ट्रेंट दोबारा में क्या होगा? बताइएगा। जी आर्टिफिशियल का। अच्छा, आपका ये है, आपका R1 मैंने ऐड कर दिया इसमें, ठीक है, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम था। अब मैं जब जीरो एज्यूम करके स्टार्टिंग बेसिक सोल्यूशन लेता था उसमें पहले आ रहा था S1 इक्वल टू 10। अब मैंने R1 ले लिया, वेरिएबल ऐड कर दिया, क्या होगा? R1 इक्वल टू 10, ये सारे जीरो एज्यूम करें तो वेरिएबल का जहां नेगेटिव वैल्यू के साथ आ रहा था वहां पॉजिटिव वैल्यू आ गई। सिर्फ वेरिएबल नया ले लिया, आप करें नया वेरिएबल बोरो कर लिया उस पॉजिटिविटी के लिए। पॉइंट क्लियर है? यस सर। यस सर। अच्छा, अब थर्ड कंस्ट्रेंट में भी यही पॉसिबिलिटी है, तो थर्ड कंस्ट्रेंट में भी हमने R2 ले लिया, ठीक है जी? बताइएगा, ठीक समझ आ गई? यस सर, Yes. समझ आ यस गई सर। सर। सेकंड में हमें जरूरत नहीं थी इसलिए उसको वैसे ही रहने दिया। हो गया क्लियर पॉइंट? सर सेकंड में हमें आर्टिफिशियल लेने की कोई जरूरत नहीं है सर, आर्टिफिशियल हाँ, वेरिएबल। क्योंकि वो, हाँ, S2 इक्वल टू 6 आ रहा था ना, उसमें तो इश्यू नहीं था। यस सर। बस ये तो वेरिएबल मैंने नाम देखी, फिर चेंज होगा सर, मतलब R1 नहीं ये फिर। वेरिएबल, हाँ वो R1 R2 देखें, आपने आर्टिफिशियल वेरिएबल्स किस में ऐड करने हैं? इन दोज इक्वेशंस हैविंग सरप्लस वेरिएबल्स ओनली। तो इसमें ऐड किया, थर्ड में ऐड किया, इसमें जरूरत नहीं। क्लियर है पॉइंट? यस सर। बताइए। यस सर, अब क्लियर इधर है सर। अरेंजमेंट, जरा अरेंजमेंट ध्यान रखिएगा।
ये जो आपको वेरिएबल स्टार्टिंग बेसिक वेरिएबल जो सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं उन्हीं की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी होती है। तो पहली इटरेशन में कौन सा वेरिएबल आपको फिजिबल सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, बताइए कौन सा R1 वेरिएबल प्रोवाइड कर रहा था? R1। R1 तो सर। देखिए R1 मैंने हाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पहला कॉलम मैंने आखिर में आइडेंटिटी बनानी है, तो पहला मैं R1 पहले ले लिया। पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर। हाँ सर। और दूसरी कंस्ट्रेंट के अंदर सेकंड वेरिएबल के वो आपको सोल्यूशन वैल्यू 6 दे रहा था, तो मैंने उसको सेकंड आइडेंटिटी का एलिमेंट ले लिया, सेकंड। क्लियर है पॉइंट? यस सर। और थर्ड में इस R2 ने मुझे पॉजिटिव वैल्यू दी 6, तो इट मींस जो वेरिएबल्स मुझे स्टार्टिंग सोल्यूशन दे रहे हैं उसको मैंने आखिर में लिखना है और आइडेंटिटी बनानी है। फर्स्ट कंस्ट्रेंट के वेरिएबल फर्स्ट कॉलम बनाने, सेकंड कंस्ट्रेंट का सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम, ये अरेंजमेंट रखनी है। जहां तक -S1 और -S3 है उनको आप इधर उधर कर सकते हैं। मसलन -S1 आपने पहले लिया, ये कॉलम एक अलग से ले लिया और ये कॉलम अलग। ये हो सकता था -S3 पहले ले लेते और -S1 आगे कर लेते, लेकिन ऑर्डर मेंटेन करने के लिए उसमें भी आप S1 पहले ले लें, S3। आई थिंक मेरे ख्याल में समझ आ गई होगी आप लोगों को। यस सर। तो नेक्स्ट आप देखें, अब आप जो हमने ये दो वेरिएबल्स ऐड किए हैं ये हमने मैथमेटिक्स की वायलेशन की है। आप देखें ये तो ऑलरेडी इक्वल थी -S1 करने पे, तो हमने मैथ्स की वायलेशन की है इधर। लेकिन की क्यों है? क्योंकि सिंपलेक्स मेथड के उस वक्त स्टार्ट ही नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास स्टार्टिंग बेसिक सोल्यूशन फिजिबल ना हो जाए, इसलिए हमें ये करना पड़ा। तो हमने ये जो वर्किंग की है ये सिंपलेक्स मेथड को चलाने के लिए की है। तो लेकिन क्योंकि हमने वायलेशन की है इसकी कंपनसेशन हमें देनी पड़ेगी और हमें पेनल्टी पे करनी है। और पेनल्टी क्या होगी? इस मेथड को एम टेक्निक कहते हैं कि आपने आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस किए और फिर उसकी पेनल्टी पे की। अब देखते हैं पेनल्टी पे कैसे करते हैं। जी, पेनल्टी पे आप आए तो यहाँ पे आप पेनल्टी इंट्रोड्यूस करवाएंगे और पेनल्टी क्या होगी? आपका ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसमें आपने पेनल्टी पे करनी है। अब आप देखें इसको इस फॉर्म में नहीं लेना, स्टैंडर्ड से पहले की जो फॉर्म थी वहां से पेनल्टी पता चल जाएगी, बाद में उसको स्टैंडर्ड बना लेंगे। तो इसको अगर रियल फॉर्म में देखा जाए तो ये था min z इक्वल टू 4x1 प्लस 3x2, यही था ना। बाद में हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इनको इधर लेके आए। तो जो बिफोर स्टैंडर्ड फॉर्म जो फॉर्म है इसको लिखेंगे और पेनल्टी पता क्या होगी? ये मिनिमम है तो आपने इसको मिनिमम ना होने दें, यानी जो आपको ये R1 और R2 जिससे आपने लिए हैं उसकी रिक्वायरमेंट है कि वो मिनिमम में आप उसको मिनिमम नहीं होने देगा। वो कहेगा मैंने पेनल्टी लेनी है। वो पेनल्टी क्या होगी? वो पेनल्टी एम पेनल्टी होगी। एम, ये जो एम है ये एक बिग अमाउंट है। बिग अमाउंट मतलब आप कह सकते हो ये एक ह्यूज अमाउंट है और इसको आपने R1 से मल्टीप्लाई करने। पेनल्टी कितनी, पहले तो ये बताएं कितनी पेनल्टीज देनी पड़ेगी इधर, सर 2। बताइए। दो तो देनी एक पड़ेंगी, R1, हाँ एक एक R1 के लिए R2 और एक सर। R2 के लिए। R1 और R3। जी, तो पेनल्टी इस तरह करनी है, जो R1 की पेनल्टी करनी है तो ये बिग अमाउंट M उसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, ये हो जाएगा MR1 और इसको इधर ऐड कर देना। ऐड इसलिए करना है ये मिनिमम में कुछ ऐड हो जाए तो वो मिनिमम को डिस्टर्ब करेगा तभी पेनल्टी बनेगी ना, बताइएगा। यस सर। तो अभी आप देखें आपने ये पेनल्टीज पे की, MR1 ऐड कर दिया इसमें और MR2 ये भी ऐड कर दिया। फॉलो किया इस पॉइंट को? सर ये M कहाँ से आया सर? M की वैल्यू क्या होगी सर? M की वैल्यू अभी डिस्कस हम कर लेते हैं, इसको तो समझ लें ये ह्यूज अमाउंट है। फिर ओके। मैक्सिमम और आ जाता तो ये माइनस कर दें। यस, अगर मैक्सिमम देखें पेनल्टी ये है कि आपने किसी से उधार ली है ये R1 R2 और उसने कहा कि जी मैं तब दूंगा कि इधर पेनल्टी पे करो, तो आपने पेनल्टी पे कर ली। अब आप देखें ये मिनिमम होने नहीं देगा। ये R1 फर्ज करें 2 है और ये M 100 है तो 200 है। मिनिमम बेचारा 22 आंसर आ रहा होगा उसमें 200 ऐड कर दें तो वो तो सत्यानाश कर देगा आपके मिनिमम आंसर का। फॉलो करें ना पॉइंट को? तो पेनल्टी की सेंस नजर आ रही है। ये आज सब यस चीजें सर। क्लियर हो जाएंगी, आप डोंट वरी।
अच्छा, अभी एक स्टूडेंट ने कहा मैक्सिमाइजेशन में पेनल्टी क्या होगी? मैक्सिमाइजेशन में वो मैक्सिमम प्रॉफिट लेने की कोशिश करेगा इधर, और उसको उसकी पेनल्टी ये है कि ये ह्यूज अमाउंट माइनस कर दे, तो उसमें माइनस MR1 या माइनस MR2 होना था। पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर, क्लियर हो गया सर। अच्छा, अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आप बना सकते हैं। सर ये देखें, जी जी, तो मैक्सिमाइज में हमने बताओ। माइनस करना है ये वाला जो मिनिमम हम प्लस किया हुआ है। यस यस, मैक्सिमाइजेशन में माइनस करें। ओके ठीक हो गया? ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में हम मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम करेंगे, वो चीज भी आपको नजर आ जाएगी। ठीक हो गया? अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, तो मीन जी ये 4x1 क्या होगा, इधर जाके क्या हो जाएगा, -4x1, ये -3x2, और ये प्लस है तो -MR1 -MR2 इक्वल टू 0। ये देखिए ये प्लस ही है, वो तो स्टैंडर्ड फॉर्म लेने के लिए इधर लेके आए हैं। बताएं, आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं? यस सर। जी। अब हम देखते हैं कि स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आया या नहीं, दोबारा से चेक करते हैं। कॉलम अरेंजमेंट आपको पता चल गई। ये देखें, अब हमने पता क्या जीरोस किनको पुट करने हैं, डिसीजन वेरिएबल जीरोस तो हैं ही, R1 के अलावा जो भी वेरिएबल है सबको जीरो लेना है, क्योंकि R1 हमें स्टार्टिंग देगा, इधर S2 हमें देगा तो ये 2 जीरोस लेने हैं, इधर R2 हमें देगा तो ये 3 जीरो लेने हैं, तो इसलिए हम X1 X2 S1 और S3 को जीरो एज्यूम करेंगे। क्यों? जो वेरिएबल्स हमें सोल्यूशन देंगे उनके अलावा जितने भी वेरिएबल्स हैं वो जीरो एज्यूम करेंगे, तो जी में पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा बताइए? X1 जीरो, X2 जीरो, क्या आएगा? जीरो है, माइनस सॉरी। MR चले हम इसको नहीं देखते, हम इधर देख देते हैं। इसमें क्या आएगा, R1 इक्वल टू 10, राइट? दूसरे में क्या आएगा, S2 S2 6 सर। S2 6, और तीसरे और में क्या आएगा, R2 थर्ड? 6। R2 6। अब आप देखें, आपका ये जो स्टार्टिंग बेसिक है, बेसिक था पहले इनफिजिबल था, अब क्या है, फिजिबल है फिजिबल। सर। देखें, स्टार्टिंग है बेसिक इसलिए कि नॉन जीरो वैल्यूज, और फिजिबल इसलिए कि पॉजिटिव वैल्यूज। अब आप देखें ये आपका आ गया स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, राइट? यस अब हम सर। इसको टेबल में प्लेस करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, एम को जब कैलकुलेशन में लेना है तो एम की एक ह्यूज अमाउंट सपोज करनी है। अब आप कहोगे आपको कैसे पता चला ये 100 है? आप अपने मॉडल को देखोगे, उसमें जितने भी इनपुट्स इसकी हो सकती हैं, जो वेरिएबल्स जो कॉन्स्टेंट्स नजर आ रहे हैं, उसमें मैक्सिमम 10 नजर आ रहा है। आप 6 6 1 -3 2 1 2 -1, इस तरह से। तो इस पूरे डोमेन में लगता है कि 100 इस पूरे मॉडल के लिए एक ह्यूज अमाउंट हो सकती है। फर्ज करें इधर 2 की जगह पे 500 होता, इधर 600 होता, तो आप m को 1000 ले सकते थे। आपने जो भी मॉडल के अंदर पॉसिबिलिटीज हैं उनमें से हाईएस्ट वैल्यू आपने एज्यूम करनी है। जितनी भी आपकी पॉसिबल वैल्यूज हैं उनमें आपने क्या करना है, हाईएस्ट सपोज करनी है। फॉलो करें पॉइंट को? यस सर। अब सर यहाँ पर हम M की जगह सर 70 80 90 कुछ भी ले सकते हैं सर। ले सकते हैं। हाँ, एक और चीज, इससे बचने के लिए आपको पता ही नहीं चलेगा कि मॉडल के जो इनपुट्स हैं वो पॉसिबल कितनी इनपुट्स हो सकती हैं, उसमें लार्जेस्ट अगर नहीं पता चलता तो अपनी तरफ से बहुत बड़ी वैल्यू 10,000 ले लें, वैसे ही अगर आपको गेस नहीं हो रहा, और 1 बिलियन ले ले अगर बिल्कुल भी गेस नहीं हो रहा। लेकिन एक इशू होगा, बहुत बड़ी वैल्यू लेने में आपके जाहिर है इधर ऑपरेशंस हो रहे होंगे। ऑपरेशंस क्या होंगे, आपकी सब्ट्रैक्शन हो रही होगी, आपकी मल्टीप्लिकेशन हो रही है, आपकी डिवीजन हो रही होगी। और डिवीजन में क्योंकि आप जो प्रोग्राम बनाने हैं अपने किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको इम्प्लीमेंट भी करना है, तो आप देखें प्रॉब्लम क्या आ सकता है। अगर बिलियन होगा और 2 से बिलियन डिवाइड करेंगे तो इतनी स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी कि आपके वो सी प्लस वेरिएबल में लॉन्ग भी ले लेंगे तो फिट नहीं आएगी। एक आपको पता होगा एक लिमिट होती है, हर इंटीजर की भी एक मैक्सिमम लिमिट होती है, लॉन्ग की भी एक मैक्सिमम लिमिट होती है। तो वो आपको यस ये प्रॉब्लम आ सकता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसलिए इतनी बड़ी वैल्यू लेनी है जिसमें इस तरह का कोई इश्यू ना आए। तो ये कॉमन सेंस की बात आ गई। पॉइंट क्लियर है? यस सर, क्लियर है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में मैंने सर जो आपको दोबारा सॉल्व बताने करने के वाला लिए
क्या दोबारा बताएं? सर यही वैल्यू यही मैं बात। यस, जितनी मर्जी वैल्यू वाली 10,000 वाली। देखिए बहुत, आप 1 बिलियन ले लें, आगे जाके 2 से 1 बिलियन अगर डिवाइड होगा तो बहुत स्मॉल नहीं आएगा आंसर, बहुत स्मॉल। एक 2 है ऊपर डिनोमिनेटर में, और नीचे क्या है, न्यूमरेटर में 2 है और डिनोमिनेटर में 1 बिलियन है, तो आंसर बहुत स्मॉल होगा। और स्मॉल आंसर के लिए किसी वेरिएबल में स्टोर करना मुश्किल हो जाएगा, वो एरर आता है। आपने सी प्लस प्लस के टीचर ने आपको जरूर बताया होगा इन चीजों को। यस सर, जो डेटा टाइप होगा सर वो सपोर्ट नहीं करेगा सर उस वैल्यू को, सपोर्ट नहीं करेगा, ये टर्म आपने बिल्कुल सही की, मेरी भी हेल्प कर दी कि डेटा टाइप आपको सपोर्ट नहीं करेगी। तो इसलिए आपके लिए है कि आप एम उतनी लार्ज लो जितनी आप एडजस्ट हो सकती है आपके, यानी आपकी जो, अगर ऑपरेशन सर्च टीम होगी ना जो इसको डिजाइन कर रही है, उनको तो पता होगा, वो पता क्या, उनको पता होगा कि इसकी इनपुट्स क्या हो सकती है मैक्सिमम, जो मैक्सिमम वैल्यू इनपुट की होगी वो भी देख लेंगे, और वो देखेंगे कि इसका जब ऑप्टिमल आंसर आएगा तो ऑप्टिमल आंसर की सूरत में मैक्सिमम पॉसिबल आंसर आपका क्या होगा। यानी अगर आप देखें आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन है, और ऑप्टिमल सोल्यूशन में जो मैक्सिमम वैल्यू है अगर वो उसको पता चल जाए और इनपुट वैल्यू पता चल जाए, तो उसको असल में आपके इनपुट डोमेन का भी पता चल गया, डोमेन का भी पता है, रेंज का भी पता है। डिस्क्रीट मैथ्स में आपने पढ़ा होगा इनपुट डोमेन, इनपुट डोमेन और आउटपुट रेंज। तो वो ऑपरेशन टीम तो बड़ी ऑपरेशन सर्च थी, उनको पता होगा इसमें मैक्सिमम इनपुट क्या आ सकती है उनके मॉडल में, और मैक्सिमम आउटपुट क्या हो सकती है, वो उस हिसाब से बड़ी आसानी से ये गेस कर लेंगे। आपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो आपके पास यही डेटा है, तो इसमें देख लो जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे ऊपर ले लो। जैसे एक स्टूडेंट ने कहा 80 ले ले, बिल्कुल ले सकते हैं, ये मॉडल बता रहा है कि ये बहुत छोटी छोटी वैल्यूज है। आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई होगी। यस सर, क्लियर है सर। अच्छा, अब आप टेबल के अंदर वैल्यूज को प्लेस करते हैं, और टेबल के अंदर जब वैल्यूज लेंगे तो कॉलम यही बनाना है। ये फर्स्ट कॉलम है x1, x1 इधर आएगा, सेकंड x2, s1, s3, r1, s2 यहाँ कहीं जाके आएगा, और r3 मैक्सिमम। ये आपके पास वैल्यूज आ जाएगी, ये वाली। जो पॉइंट क्लियर है? यस सर, क्लियर है सर। ये यस थोड़ा सर। सा इधर अलाइनमेंट गड़बड़ होगी है, मैंने मोबाइल से ये ईमेल की थी और मोबाइल से डाउनलोड कर रहा हूँ। तो इधर ये आपका बेसिक सेक्शन, R1 10, S2 6, R2 6, आई थिंक समझ आ गई होगी। यस Yes, सर, आ यस गई है। सर, आ गई है। और Z इक्वल टू 0, बाकी चीजें उसी तरह ही प्लेस कर दें। ये क्या होगा, यहाँ पे क्या आएगा, -4। -4 ये सर। Z इक्वेशन से देखेंगे ना, यस सर। -4 इधर क्या आएगा, minus -3 -3 -3 इधर क्या आएगा, m आएगा, -1 सर। -m। नहीं 0, माइन S1 इधर नहीं है, यस S1 सर, मिसिंग है, 0। S3 क्या आएगा, 0 सर। 0 sir, 0। R1 100, -100, ये -100 देखें sir, -100। S2 sir 0, 0 मिसिंग, सर, मिसिंग। 0 मिसिंग। R2 -100, -100। -100, ये देखें वैसी प्लेस हो गई, नो इश्यू, no sir, कोई इश्यू। हाँ, अब ये डेटा आप आराम से प्लेस कर सकते हो, मैं डायरेक्ट प्लेस कर देता हूँ, अब इसको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, समझ आ गई। यस सर। यस। yes sir, अभी भी ये सिंपलेक्स मेथड में यहाँ तक तो वर्क कर गया, अभी भी एक इशू है कि ये सिंपलेक्स मेथड अभी भी लग नहीं सकता। क्या है? आपको पता होगा बेसिक वेरिएबल्स आपके ये हैं, और बेसिक वेरिएबल्स के अंडर क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी और मैट्रिक्स और और इधर क्या होना चाहिए, इन बेसिक वेरिएबल में z में क्या होना चाहिए, 0। 0, Zero. जबकि ये -100 और ये -100 प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। फॉलो किया पॉइंट को? यस सर। yes sir, इसका मतलब है आपने इन दो को 0 बनाना है, फिर जाके सिंपलेक्स मेथड शुरू होगा। समझ आ गई? यस सर। हम इनको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, आप रो ऑपरेशन लगाओगे। देखें, अब पहले रो ऑपरेशन था, वो था पिवट रो और ओल्ड जी, वो छोड़े, आपने सिर्फ जी को यहाँ 0 लेके आना। तो किस रो के साथ ऑपरेशन सूटेबल होगा इसको 0 करेंगे, कौन सी रो में इधर से लूं,
इसको मैंने 0 लिख सर लिया हमने। जब मैंने इसको 0, यस, द फर्स्ट S2 वन, जो फर्स्ट रो है उसको आपने रो ऑपरेशन के अंदर यूज करना है। तो इसी तरह ये करंट जी कौन सी होगी आपकी, ये करंट सी, राइट। और इसके साथ जो कोफिशिएंट होता है वो जी में -100 होगा। मल्टीप्लाई करते थे आप किसके साथ, पिवट रो के साथ। पिवट रो तो नहीं है, आपने देख लिया R1 रो के साथ, यानी -100 अगर इस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें और इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो इधर 0 आ जाएगा, राइट। यस सर। फॉलो किया। तो अब क्या होगा, आपका ये रो ऑपरेशन होगा, ये दोनों यहाँ प्रॉब्लम है। तो आप क्या कहोगे, न्यू जी, ये न्यू जी कैलकुलेट करना चाह रहे हो, करंट जी यही माइनस वही रो ऑपरेशन है, पुराने पाकिस्तान वाला मेथड जो है, माइनस कोफिशिएंट कौन सा है, -100, और यहाँ पिवट रो नहीं है, ये 1 आपको हेल्प कर रहा है, तो R1 रो। तो आप इधर, अब मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये रो इधर उठाइए आपने करंट -100, और ये R1 रो। तो इसको आपने ये माइनस माइनस प्लस 100 को इधर से मल्टीप्लाई कर दिया ये, और एलिमेंट बाई एलिमेंट आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। डिटेल में जाने की जरूरत तो नहीं, बताइएगा। नो नो सर। सर। ठीक है। अब आपने ये वाली जो रो है ये इसके ऊपर ओवरराइट कर दी या एक्स्ट्रा लिख दी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगी, क्योंकि हमने तो रो ऑपरेशन इधर नहीं लगाया, जी के लिए लगाया, उसको तो सिर्फ यूज किया है, ये तो वैसी रहेगी। तो ये आपका ये न्यू जी आ गई। क्लियर है पॉइंट। यस सर। अब आपने क्या करना है, अब आपने इस -100 को 0 करना है। तो इसका मतलब है फिर न्यू जी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। अब ये जो न्यू जी प्रीवियस आइटरेशन में थी, ये अब इसकी ओल्ड है। अब न्यू जी लेके आना है, इसको किसके साथ, किस रो के साथ ऑपरेशन सूट करेगा इसको, R2 रो के साथ। R2, ये 1 बता रहा है, तो इट मींस फॉर्मूला होगा ये करंट जी, जो प्रीवियस आइटरेशन में ये न्यू जी बनी थी, अब नई आइटरेशन में ये ओल्ड जी है। तो करंट जी माइनस पिवट, पिवट कॉलम तो नहीं है, कोफिशिएंट कौन सा होगा, -100 multiplied by -100 multiplied 1 by सर। which one, R2 row, R2 यस सर, R2 R2 रो row। सर। ये आपका आ जाएगा ये वाला। तो ये देखें, ये करंट सी -100, और ये आपकी R2। तो इनको सिंपलीफाई करें, अब आसानी से आप देख सकते हैं, ये रो आप इधर प्लेस कर दें इंस्टेड ऑफ दिस वन। तो अब आपका ये ओवरराइट हो गया। आप कहेंगे एग्जाम में कैसे करें, एग्जाम में आप इसको तो ना चेंज करें, आप जी की होम इधर रफ वर्क कर ले, पहले जो करंट थी उसको लेके आके मॉडिफाई करके नहीं आ जाएगी, उसको फिर करंट करके नहीं लेके जब वो आ जाएगी तो ये फाइनल इधर प्लेस कर दे। अब आप देखें, ये आपका आइडेंटिटी भी मेंटेन होगी और ये भी मेंटेन होगी। पॉइंट क्लियर है। यस यस सर। सर। और देखें ये भी चेंज हो गई है, जी पहले 0 थी अब 1600, वो रो ऑपरेशन पे जो भी वैल्यू आ जाए। आई थिंक आपको सिर्फ ये जो एम टेक्निक के इंग्रेडिएंट्स हैं यहाँ तक हैं, आगे आपका वही सिंपलेक्स मेथड शुरू होने लगा है। तो अगर मैं इसको गो थ्रू करवाऊं, गो थ्रू करते हैं जरा, मैं स्टार्ट पे जाके 5 मिनट्स में एम टेक्निक का बता देता हूँ। एम टेक्निक थी क्या, जल्दी से आपको पता चल जाएगा। अभी तो आपको लग रहा होगा पता नहीं कितनी डिफरेंट चीजें लेके आए हैं जी। यहां से आपने स्टार्ट लिया था, एज्यूम किया, आपके पास स्टार्टिंग क्या आया, बेसिक लेकिन इनफिजिबल। इस केस में क्या करेंगे, आप एम टेक्निक से सॉल्व करोगे, आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस करके। क्या होगा, किस किस में करना है, फर्स्ट में प्रॉब्लम था R1 किया, और थर्ड में थर्ड प्रॉब्लम था R2 कांस्टेंट किया, और सेकंड को वही रहने दिया। और आपके पास ये, और पेनल्टी पे करेंगे, पेनल्टी कौन सी, MR1 MR2, और इसकी ओरिजिनल फॉर्म पहले वाली लेनी है मेन की ये, और ऐड कर देनी है MR1 MR2। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में इधर लिख लेना है, राइट। और अब आपका ये यहां से इनको 0 एज्यूम करें, आपके पास आ जाएगा R1 10, S2 6, R2 6। ये आपका स्टार्टिंग बेसिक और फिजिबल भी है। अब आप इसको टेबल में प्लेस कर सकते हैं। तो टेबल में आपने पहले
वेरिएबल्स अरेंजमेंट, फिर आपने R1 S2 R2 ये वैल्यूज लिखी, Z वैल्यू और इधर R M100 सपोज करके डेटा भी प्लेस कर दिया। इश्यू ये आया, ये आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी, ये जीरोस नहीं है। इनके लिए दो रो ऑपरेशंस लगाए, पहला ये रो ऑपरेशन लगाया, ये रिजल्ट आया, ये इधर प्लेस कर दिया, फिर इसके लिए रो ऑपरेशन लगाया और ये इधर लिख दिया। अब ये आपका ये भी देखें फिजिबल आ चुका हुआ है, ये भी रेडी है, तो अब आपका सिंपलेक्स मेथड चल सकता है। अब मेरे ख्याल में मैं टाइम कितना रहता है जरा बताइएगा। 20-25 मिनट है सर अभी। यस सर अभी 20-25 49 हुए हैं। हाँ, फिर भी मैं जरा शॉर्ट वे में, अब डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, आपको पता होगा प्रॉब्लम है मिनिमाइजेशन का। कौन सा, क्या ये ऑप्टिमल है? नो सर, इसमें इसकी वजह से नेगेटिव आ रहे ऑप्टिमल हैं। नहीं। क्योंकि ऑल नहीं, नॉन बेसिक वेरिएबल्स नेगेटिव में नहीं है। नेगेटिव में नहीं है, जो पहले कह रहे थे ना नेगेटिव नहीं, वो नहीं, इन पॉजिटिव की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। यस सर। मिनिमम ऑब्जेक्टिव है, समझ आ गई? यस सर। समझ आ यस गई? सर हो अब गया। इसमें एंटरिंग कौन सा होगा? x1 x1। क्यों x1 एंटरिंग होगा? क्योंकि ये क्यों होगा पॉजिटिव है। मोस्ट पॉजिटिव है, मोस्ट पॉजिटिव, राइट? ये तो प्लेन सिंपलेक्स मेथड लग रहा है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नो सर। ये ऑप्टिमल नहीं है। अब एंटरिंग वेरिएबल और एंटरिंग वेरिएबल 2, तो एंटरिंग वेरिएबल के लिए क्या होता है? ये पिवट कॉलम, x1 एंटर होगा, रेशियो टेस्ट लिविंग के लिए 10 डिवाइडेड बाय 2, 6 डिवाइडेड बाय -3, 6 डिवाइडेड बाय 1। आई थिंक कोई इशू नहीं होगा। नो माइनस No. लिविंग 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 वेरिएबल कौन सा होगा? S2 नो, नेगेटिव रेशियो है, वो तो इग्नोर R1 करनी होती है। Yes. 5 होगा सर। R 5 होंगे हाँ सर। R1 5 मिनिमम रेशियो है, R1 लीव करेगा, R1 भी क्लियर है पॉइंट। और पिवट एलिमेंट आपका 2 बन जाएगा। अब क्या करना है? R1 लीव करना है, x1 एंटर, मीन इस R1 को इधर से हटाना है और इसकी जगह क्या लिखे आने, ये R1 की जगह पे x1 एंटर हो रहा है, बाकी दोनों वेरिएबल वही रहने दें। अब आपने इसी कॉलम को, ये जो पिवट कॉलम है, इधर ग्रे कॉलम आपको चाहिए। समझ आ रही है ना? सेम वही पुराने पाकिस्तान वाला मेथड। तो अब आपने ये x1 एंटर हो रहा है ना, तो x1 को 1 लेके आना है इधर, और ये पिवट रो होगी। क्या करेंगे? ओल्ड पिवट को 2 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है ना? यस सर। इशू, तो ये ओल्ड पिवट है, पिवट एलिमेंट से डिवाइड करें, ये आपके पास आ गई, तो ये आपकी न्यू पिवट आ गई। अब जी में करंट जी और ये पिवट रो, ये दो यूज होंगे। आपको बिल्कुल पता है कोएफिशिएंट कौन सा होगा, आपने इधर 0 लेके आने, तो कोएफिशिएंट होगा 296। पिवट रो ये है, करंट सी ये है, तो करंट सी माइनस पिवट कोएफिशिएंट इनटू पिवट रो। तो ये देखें, ये करंट और ये देखें न्यू पिवट। बाकी आपको पता होगा एलिमेंट बाय एलिमेंट ये रिजल्ट आ जाएगा, ये आप इधर प्लेस कर दें। अब आपने S2 रो में करंट S2 ये है, पिवट कॉलम कोएफिशिएंट कौन से? S2 के केस में -3 माइनस S3 यार, S3 ये रो ये है ना, S3 रो -3, तो ये वही है पुराना। अगर आप भूल गए तो कोई मसला नहीं, पिवट रो यही रोल प्ले करेगी, तो वही ऑपरेशंस हैं एलिमेंट बाय एलिमेंट, ये आप इधर प्लेस कर दें। कोई इशू तो नहीं है? जल्दी से कर रहा हूँ। नो सर। नो सर। अच्छा, ये बस बता दें, मुझे पता चल जाएगा, आपको आइडिया हो गया। R2 करंट R2 ये लेनी है, पिवट कॉलम कोएफिशिएंट कौन सा लेना है? 1 लेंगे। यस 1। और पिवट रो कौन सी रो लेनी है? R2 लेंगे रो। पिवट रो, न्यू पिवट रो R1 कौन वाली सी? सर। तो भाई X1 x1 ये
ये पिवट रो नहीं है, स्टार्ट पे नहीं आपने जो वेरिएबल एंटर होता है वही न्यू पिवट रो होती है। x1 एंटर हुआ था, क्लियर है पॉइंट? यस तो ये देखें, ये पिवट रो ध्यान रखना है, हर एक में ये पिवट रो यूज हो। इसको एलिमेंट बाय एलिमेंट सॉल्व करें, ये आपका आंसर। अब बताएं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, पहले चेक कर लेते हैं गलती तो नहीं। x1 1 0 0 x1 कॉलम, और इधर भी 0, यस नो प्रॉब्लम। s2 s2 सेकंड प्लेस पे है, यस 0 सर 1 S2 और R2 दोनों है। 0 R2 ये भी ठीक है। तो इसका मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है और बेसिक वेरिएबल्स के अंदर जीरोस भी हैं। इसका मतलब है कैलकुलेशन ठीक हुई है। अब ऑप्टिमलिटी चेक करनी है, क्या ये ऑप्टिमल है? नो नो सर नो सर, किसकी वजह से X2 पता चला और ये ऑप्टिमल? S1 X2 और S1 x2 एंड s1 सर यस पॉजिटिव आ रहे यस यस, ये पॉजिटिव। कौन सा एंटरिंग होगा? हैं। x2 सर। x2, ये ऑप्टिमल नहीं है, और x2 एंटर होगा। और इसी तरह ये पिवट पिवट रो रेशियो अब कहाँ से होगी? लिविंग वेरिएबल के लिए इसको इसके साथ डिवाइड करना, यानी 5 डिवाइडेड बाय 1/2। डिवाइडेड के बाद भी नीचे डिवीजन आ रही है तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। 5 into 2 = 10। ओके। यस यस और दूसरा 21 डिवाइड बाय 3.5, 1 डिवाइड बाय 0.5, तो कौन सा लीव करेगा? R2 R2, यस। तो ये मिनिमम रेशियो है, ये लीव करेगा, और ये आपका पिवट एलिमेंट। नेक्स्ट कैलकुलेशन में क्या होगा? ये लीव कर रहा है थर्ड प्लेस पे, तो थर्ड प्लेस पे x2 एंटर हुआ है। ये देखें, x2 एंटर, R2 लीव। R2 की तीसरी जगह है, तो तीसरी जगह पे ये चेंज हुआ, ये वही होंगे। ठीक है। और अब आपने इधर मेंटेन करना है कॉलम, तो एंटरिंग कौन सा है? ये वाला। यहाँ 1 चाहिए आप, ये 1 लेने के रो ऑपरेशन, इसको आपने डिवाइड कर दिया 0.5 से, ये आंसर आ गया। नो इशू। नो No, इशू sir. सर। दूसरा रो ऑपरेशन है जिसमें यही पिवट रो, न्यू पिवट रो यूज होनी है। Z में करंट Z, पिवट कॉलम कोएफिशिएंट 49, न्यू पिवट रो ये, वो आ जाएगा ये रिजल्ट। नो इशू। नो सर। अच्छा, x1 लेनी है, करंट x1 ये है, पिवट कॉलम कोएफिशिएंट कौन सा है? 1/2 1/2। अब आप समझिए, और पिवट रो ये बन x2 रही है। वाला सर। हाँ, x2 ये आ गई। S2 करंट S2 ये है, पिवट कॉलम कोएफिशिएंट क्या है? 3.5, 1 बाय 3 पॉइंट और अच्छा पिवट रो 3.5 ये। यस। तो ये आपके पास आंसर आ गया। अब बताएं, आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी मेंटेन हो रही है। ये देखें, ये फर्स्ट 1 0 0 S2, ये भी आइडेंटिटी 0 भी है। x2 अब ऑप्टिमल आ ये गया। थर्ड। अब और अब ऑप्टिमल भी आ गया। यस, यू आर राइट। तो ये आपका ऑप्टिमल है। अब स्टॉप कर दोगे, आंसर क्या लिखोगे? x1 4, 4 x2 x2 डिसीजन, 2 सिर्फ डिसीजन वेरिएबल्स लिख लेते हैं ना, 2, और z की वैल्यू क्या आ रही है? 22 22 t2 22। सर। ये ये आपका ऑप्टिमल आंसर, x1 4, x2 2, और z आपकी 22। तो ये आपका ऑप्टिमल आंसर। अब देखें, मैं आपको पेनल्टी का भी चक्कर बताता हूँ। मेरे पास इतना टाइम अब बच गया है कि मैं आपको बड़ी आसानी से बता सकता हूँ कि हमने पेनल्टी पे करने से भी बच गए हैं। देखें, वहां पे पेनल्टी तो है। मुझे ये बताएं, R1 इस वक्त ऑप्टिमल लेवल पे क्या वैल्यू है उसकी? R1 की मिसिंग है, यस सर यस मिसिंग है सर। -1 तो नहीं मीन है। 0 है। जीरो नहीं, है सर। मीन 0 है। जीरो है सर। नहीं, अभी 0 है R1 की, यानी ऑप्टिमल आइट्रेशन में R1 की सोल्यूशन वैल्यू 0 है, और R2 की सोल्यूशन वैल्यू क्या होगी? जीरो है सर। 0 वो भी 0 है। अब आप देखें, ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन था। जब आपने पेनल्टी इसलिए की थी कि स्टार्टिंग आपने स्टार्ट करना था सिंपलेक्स मेथड, वो नहीं हो रहा था, आपने पेनल्टी डाल दी। पेनल्टी डाल के इस होप के साथ कि फ्यूचर में ये R1 0 हो जाए ताकि आप पेनल्टी से बच जाएं, तो वो हो गया। ये देखें, आपका R1 भी 0 है सोल्यूशन वैल्यू, R2 भी। ये दोनों इधर पुट करें तो क्या वही ऑब्जेक्टिव फंक्शन नहीं रह गया जो पहले था? यस यस सर। तो जो M टेक्निक है,
उसमें हम क्या करते हैं, एम टेक्निक में हम स्टार्टिंग जो सोल्यूशन बनाने के लिए सिंपलेक्स मेथड कहता है कि रिस्क लो R1 और R2 का, और पेनल्टी भी अपने आप पे डाल दो, लेकिन इस होप के साथ, इस दुआ के साथ कि ये फाइनल आइटरेशन में लीव कर जाए और आप पेनल्टी से बच जाए। होगा क्या, आपका देखें प्रॉब्लम ऑप्टिमल आंसर आ चुका है। अगर आप आर्टिफिशियल वेरिएबल ना लेते तो सिंपलेक्स मेथड नहीं लगा सकते थे, तो ये तो पूरी जिंदगी तक आप इस आंसर तक नहीं पहुंच सकते थे, क्योंकि ब्रूट फोर्स आपको बताए कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन में से कैसे आप ऑप्टिमल सॉल्यूशन ढूंढेंगे, पूरी लाइफ गुजर जाएगी। तो देखें कितनी आसानी से सिंपलेक्स मेथड ने ये कर लिया। सिर्फ हुआ ये कि सिंपलेक्स मेथड कह रहा था बस मेरी रिक्वायरमेंट पूरी करो, मैं तब चलूंगा। तो वो हमने एम टेक्निक अप्लाई की। एम टेक्निक का थीम और आइडिया ये है कि वो R1 और R2 इंट्रोड्यूस करके आप स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सोल्यूशन ले लें, और ये लेने के बाद आप अपने आप को पेनल्टी डाल दो। तो वो पेनल्टी इस होप के साथ के वो बाद में जब आप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो वो जीरो हो जाएंगे वेरिएबल्स, तो आपको पेनल्टी नहीं देनी पड़ी। ये ऐसे ही है जैसे आप बैंक से लोन लेते हो, लोन ही लेते, क्रेडिट कार्ड है आपका, तो क्या करते हो, उसके रूल्स ये हैं कि आप अगर 1 मंथ तक रिटर्न कर दें लोन जो आप खर्च कर चुके हैं तो आपको पेनल्टी नहीं पे करनी पड़ती, और अगर आप 1 मंथ के बाद पे करना चाहें तो आपको वो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लोग तो कहते हैं सूद नहीं है, वो भी सूद ही है। क्यों, डील तो यही हो रही है ना कि जी 1 मंथ तक पे कर दें तो नो इंटरेस्ट, अगर नहीं पे करना, नहीं कर सके तो इंटरेस्ट। तो डील में तो इंटरेस्ट का वर्ड आ गया है ना, समझ रहे हैं इस बात को। यस Yes, सर, sir. समझ रहे हैं सर। तो अब आप देखें, आपने लोन लिया, बाद में 1 मंथ में रिटर्न कर दिया, तो क्या हुआ, ये पेनल्टी से आप बच गए। और अगर आपने 1 मंथ में रिटर्न नहीं किया तो फिर आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। और वो क्या है, अगर आप सॉल्व करो और आखिरी सेक्शन में जब ये ऑप्टिमलिटी इधर से आ जाए और यहाँ R1 मौजूद रहे, मींस R1 की कोई ना कोई वैल्यू होगी, तो R1 बेसिक रहा, तो उस केस में क्या होगा, आप क्या कहेंगे उस प्रॉब्लम को, आप इतनी बड़ी पेनल्टी नहीं पे कर सकते। आप कहो इस पूरे प्रॉब्लम को डिस्कार्ड कर दोगे, आपको कहोगे ये प्रॉब्लम ही गलत मॉडल हुआ है। और मैं आपको बता दूं, अगर किसी ऑपरेशन रिसर्च टीम ने प्रॉब्लम सही मॉडल किया है तो 100% है, अगर सही मॉडल किया तो उसका ऑप्टिमल सोल्यूशन भी एग्जिस्ट करता होगा 100%। अगर ऑप्टिमल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता हुआ तो 100% गारंटी है कि ऑप्टिमल आइटरेशन में R1 और R2 दोनों लीव कर जाएंगे, 100% गारंटी है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर आपका मॉडल ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ आर्टिफिशियल वेरिएबल्स ऐड करें और फ्यूचर में ऑप्टिमल आइटरेशन में आप देखोगे कि वो लीव कर जाएंगे, तो आपको ये पेनल्टी पे नहीं करनी पड़ेगी। इट मींस आपको सिंपलेक्स मेथड ने ये भी ऑप्शन दी कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट होगी तो आप फिर भी सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व कर सकते हो। बस करोगे ये कि आप एम टेक्निक यूज करोगे, आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस करोगे, अपने आप को पेनल्टी लगाओगे, और एंड पे आप देखोगे अगर मॉडल ठीक है तो डेफिनेटली ये लीव कर जाएंगे और आपको ऑप्टिमल आंसर मिल जाएगा। तो डरने की बात नहीं। और अगर आपका मॉडल ठीक नहीं है तो फिर भी सॉल्व करोगे और आखिर में आर्टिफिशियल वेरिएबल आ जाएगा, तो इट मींस ये शो कर रहा है कि इनफिजिबल सोल्यूशन, आप पेनल्टी नहीं पे कर सकते। तो ये भी एक एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है, बताएं। एक आपने मॉडल लिया, एंड पे R1 वेरिएबल एग्जिस्ट कर पता गया, चल जाएगा हम पेनल्टी नहीं पे कर सकते। नहीं पे नहीं कर सकते, लेकिन इनफिजिबल सोल्यूशन आया, तो बताएं अभी भी कोई आपको एडवांटेज मिला है या डिसएडवांटेज? सर एडवांटेज ये सर। एडवांटेज क्या एडवांटेज, देखें वो इनफिजिबल उसका सोल्यूशन था, आप सारी जिंदगी भी उसको सिंपलेक्स के अलावा सॉल्व करते तो आप ये भी ना गेस कर पाते ये मॉडल गलत है। तो सिंपलेक्स मेथड ने, एम टेक्निक ने आपको ये भी बता दिया कि ये मॉडल गलत है। तो मॉडल गलत कभी गाइड करना ब्लेसिंग है। फॉलो कर रहे हैं पॉइंट को? यस सर, कर रहे हैं। दोनों सूरतों में आपको फायदा हुआ। अगर तो ऑप्टिमल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है वो मिल गया, अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो वो भी उसने इंडिकेट कर दिया कि जी ये इनफिजिबल है, इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता फिजिबल। मेरे ख्याल में आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा।
यस सर, आ गई समझ सर। यस सर। एक चीज में सर थोड़ी सी कंफ्यूजन है सर। सर हमने जितने भी सर प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं अभी तक सिंपलेक्स मेथड के सर, तो ये सर आप ऊपर देखे जरा यहाँ पर क्या आ रहा है। मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें मिल जाता है पहले से ही, मतलब 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। तो सर ठीक अगर ठीक है अगर हमारे पास ये तो हमारे पास ठीक आ है। गए ना, R1 1 आ गया, 2 का 2 आ गया, R2 का 1 आ गया। अगर हमारे पास हम्म, ऐसे ना है डायरेक्ट सर, तो फिर हम इसको आइडेंटिटी कैसे बनाएंगे सर, जैसे ऊपर ये स्लाइड्स में हो था सर। देखें देखें, जब आर्टिफिशियल वेरिएबल आप इंट्रोड्यूस करते हो तो 100% आइडेंटिटी मिलेगी। टेंशन की जरूरत नहीं। स्टार्टिंग कंडीशन में हो ही नहीं सकता कि आइडेंटिटी ना मिले। क्यों? जब आपने आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया, वहां से आइडेंटिटी पहला मिलेगा। ठीक है। और अगर कोई लेस देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट है, एस टू इसमें रहा था, वो आइडेंटिटी का सेकंड एलिमेंट बन गया। तीसरा आपका आर टू इंट्रोड्यूस किया था, वो तो कैसे नहीं, वो तो डेफिनेटली मिलेगी। सिर्फ ये है कि वो बेसिक वेरिएबल्स के अंडर जेड इक्वेशन में जीरोस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये इशू है। आइडेंटिटी ओके मैट्रिक्स तो सर। 100% मिलेगी। और बस अगली मैं आइट्रेशन में हाँ, अगली आइट्रेशन में अगर आइडेंटिटी नहीं आई तो वो आपका कसूर है कि आपने कैलकुलेशन में गलती की है। ओके मेथड का सर, कोई बस कसूर नहीं। बस यही कंफ्यूजन थी कि अगर ये ना है तो फिर हम इसको आइडेंटिटी कैसे बनाएंगे सर, वो क्लियर हो गया। हाँ नहीं, वो थैंक यू वो सर। 100% आइडेंटिटी मिलेगी। जी, और सर कुछ आगे फ्रेंड्स? आगे सर हम ये इसकी मजीद प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में कि नहीं? इस पे एक लेक्चर अभी और है, और वो ओके ठीक इसी है की ठीक रिवीजन है। हो जाएगी कुछ। वो पता क्या होगा? रिवीजन हो जाएगी एक चीज, और दूसरा मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव का केस भी एक देख लेंगे, एक चीज। और तीसरी एक और चीज आएगी उसमें, कि ये सारी कंस्ट्रेंट्स लेस देन हम कर चुके हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू कर चुके हैं। एक कंस्ट्रेंट की टाइप अभी बाकी है। कितनी टाइप्स की हो सकती हैं ये कंस्ट्रेंट्स? 3 सर। कितनी? 3 सर। 3। कौन कौन सी? सर ग्रेटर और इक्वल एक हो सकता है सर, एक लेस और इक्वल सर, और एक सर दोनों आ सकते हैं, ग्रेटर और इक्वल और लेस और इक्वल सर। नहीं, वो कैसे हो सकता है? दोनों एक कंस्ट्रेंट में आ सकते हैं दोनों। नहीं सर, एक इक्वालिटी। ग्रेटर कंस्ट्रेंट में नहीं सर, एक प्रॉब्लम में सर। नहीं 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 नहीं, अभी एक और ने कोई वर्ड यूज किया, दोबारा से बताएगा किसी ने अभी आवाज? इक्वालिटी। हाँ, इक्वालिटी, यस। ग्रेटर देन इक्वल टू एक टाइप है, एंड सेकंड टाइप इज लेस देन लेस इक्वल टू, देन इक्वल। एंड थर्ड टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट इज जस्ट इक्वल टू कंस्ट्रेंट। तो ग्रेटर देन इक्वल टू, सर लेस देन इक्वल टू, एंड थर्ड फॉर्म इज इक्वल टू, इक्वल टू। जस्ट इक्वल टू। तो वो केस भी अभी बाकी है। तो नेक्स्ट एग्जांपल में हम एक ये करेंगे कि ये मेन जो है, मैक्स ले लेंगे ताकि उससे भी वास्ता पड़ जाए, और इधर एक इक्वल ले लेंगे ताकि वो हैंडल भी करना आ जाए। तो मेरे ख्याल में एम टेक्निक का मैक्सिमम पोर्शन आप कर चुके हैं। सिर्फ एक इक्वल को देखना है, ये मिन है या मैक्स, इसमें तो कोई इशू नहीं है। क्यों? आप पेनल्टी मैंने बता दी कि माइनस करनी है अगर मैक्सिमम होगा। और ऑब्जेक्टिव जो फंक्शन है उसके अंदर भी रूल्स आपके वही होंगे, लेस देन और ग्रेटर देन के कोई नहीं। आप देखेंगे मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव कोई इतनी वेरिएशंस नहीं आ रही होंगी। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम अगली क्लास में मैक्सिमम का करेंगे, और इक्वल टू कंस्ट्रेंट एक लेके। तो फिर आप कह सकते हैं हमने सिंप्लेक्स मेथड जो अलजेब्राइक वे है उसमें सिंप्लेक्स मेथड सीख लिया है। सिर्फ आगे एक टॉपिक रह जाएगा, वो होगा इश्यूज का। और वो इश्यूज कौन से होते हैं? वो स्पेशल केसेस, वो रह जाएगा। ठीक हो गया? यस सर सर। R1 और R3 का बताइएगा, आपने जीरो इक्वल कैसे किए हैं? नहीं, वो फाइनल आइट्रेशंस में देखें, पहले वो मौजूद थे। अगर आप देखें, मैं लास्ट आइट्रेशन को, अब तेजी से उस तरफ जाना पड़ेगा। लास्ट आइट्रेशन में देखा कि पहले वो वैल्यूज थी, आहिस्ता आहिस्ता वो ऑप्टिमैलिटी अचीव करते गए और वो लीव होते गए। तो आखिरी आइट्रेशन में दो ये देखें, R1 है ना 10, R2 क्या है 6 है, लेकिन अब ऑप्टिमल नहीं है। ऑप्टिमैलिटी के लिए जब आपने सॉल्व किया तो अगली दफा जो हमें आइट्रेशंस आई वो थी, मैं आपको भी दिखाता हूँ जरा जल्दी से इसको गुजार के, ताकि वो आपकी आइट्रेशन आ जाए।
ये आपकी अगली आइट्रेशन कैलकुलेट हो रही है, और ये देखें आपकी आगे आइट्रेशन, इसमें R1 लीव R1 कर मिस चुके हो हैं, मतलब गया, लीव कर चुका जीरो हो है। चुका है। R2 अभी भी है, ऑप्टिमैलिटी नहीं है। ऑप्टिमैलिटी के लिए एक अगली स्टेप और आइट्रेशन करते में हो। हो जाएगा R2। हाँ, आपने R2 जबरदस्ती नहीं निकालना, आपने तो ऑप्टिमल बनाना है। ऑप्टिमल बनाने तक निकल गया तो बहुत अच्छी बात। अगर ऑप्टिमैलिटी टाइम पे वो एग्जिट नहीं किया, उसके अंदर लीव नहीं किया, तो इट मींस वो सोल्यूशन ही इनफिजिबल होगा। अब ये देखें, इसकी थर्ड आइट्रेशन हम लेते हैं, ये अब देखें ऑप्टिमल आ चुका है। यस, ऑप्टिमल यस, कह देता है कि आगे सॉल्व नहीं करना। अब देखें यहाँ R2 भी नहीं है, इट मीन वो भी नॉन बेसिक बन चुका है। नॉन बेसिक किसको कहते हैं? जीरोस। तो बताएं, आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन भी आ गया ये, और ये देखें दोनों जीरोस हो गए, पेनल्टी बिल्कुल ही खत्म। फॉलो किया पॉइंट को? यस सर। और जो जी है, जो ऑप्टिमल वैल्यू है, वो 22 यस है। सर। यानी इस प्रॉब्लम में 22 से नीचे आप आंसर लेके नहीं जा सकते जी, ये कॉस्ट है या क्या जो चीज भी है। आई थिंक अब समझ आ गई होगी आप लोगों को। यस सर, आ गई है। कितने मिनट्स अभी रहते हैं? 4 मिनट्स 5। 4 to 5। अब इस तरह करें, आपकी अटेंडेंस मैं जूम से ले लूंगा। आपकी जो असाइनमेंट है वो आपकी ड्यू है वेडनेसडे मिडनाइट 11:59 PM। यस सर। और क्विज आपका आज ही, मैं क्विज की भी अनाउंसमेंट कर दूंगा। ऑलरेडी पहले वर्बली तो अनाउंस्ड है, आज फॉर्मली अनाउंस कर दूंगा। वो होगी थर्सडे रात 8 बजे 8 PM। वो हमने पहले से डिसाइड किया हुआ है।